वालेकुम। आज का टॉपिक है अप्रोच टू द चार्ट केस पार्ट 2। सेकंड पार्ट है प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था कि आप वीडियोस देखें, उसको बार बार देखें, उसको प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेज करें, उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसी वीडियो के कमेंट्स में लिखें। और आज जो वीडियो है वो भी उसी टॉपिक पे है, उसी का पार्ट है मगर सेकंड पार्ट है। अगर इस पे कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप इसके भी कमेंट पार्ट में लिख सकते हैं। एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, फ़ायदेमंद लगे और इसमें फ़ायदा हो रहा हो तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें, ताकि मैं इस पे मज़ीद वीडियो बनाऊं या मैं रुक ही जाऊं। ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम कम होता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, फैमिली को भी टाइम देना होता है। अगर मेरी इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो रहा होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। तो आप लोगों का मुझे फ़ीडबैक ज़रूर चाहिए। ठीक, तो अब आ जाते हैं शार्ट के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में एक जनरल अप्रोच दे दूंगा आपको कि सबसे पहले आप एक कलीग के साथ एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जैसे कि आप एग्ज़ाम में हैं। कलीग आपको कॉल करेगा, टाइम मैनेज करेगा, स्टार्ट करेगा टाइमर और आपको कॉल करके बुलाएगा, तो आप कलीग को एज अ एग्जामिनर अज्यूम करेंगे और उसको अपना ग्रीट देंगे, हंसेंगे, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। उसके बाद आप अपना कार्ड जो है वो मेमोराइज पहले से करके उसको कार्ड नंबर बताएंगे। कार्ड नंबर बताने के बाद वो आपका कलीग जो अज्यूम करें एग्जामिनर है वो आपको कमांड देगा। अब यहाँ पे आप रुक जाए। कमांड जो है आपको समझनी चाहिए, समझ नहीं पा रहे हैं तो रिपीट करवाएं। कमांड में ही आपका पासिंग है, कमांड आपने सही फॉलो की, आप पास है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस भी अच्छी की हुई है, आपको नॉलेज भी अच्छी है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा था, आपकी कम्युनिकेशन भी, थ्योरी भी, हर चीज़ अच्छी है। अगर आपने कमांड के हिसाब से फॉलो नहीं किया तो एग्जामिनर आपको पॉसिबल है कि वो मार्क्स ना दे जितनी वो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो हर बंदा डिज़र्व मार्क करता है, देर छोटी-छोटी जो गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारी मार्क्स कट जाती हैं और कटते-कटते हम कहीं और पहुँच जाते हैं। ठीक, तो कमांड को फ़ॉलो करना। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरा ही पेशेंट था, पे डू द ईएनटी एंड रिलेवेंट। पेशेंट जो था वो थैलेसीमिक था, उसके थैलेसीमिक फेशिस थे, उसकी सारा ईएनटी फ़ॉलो किया। ईएनटी की कमांड सारों फ़ॉलो की मैंने और उसमें भी एफओसी रह गया। अब एग्ज़ामिनर के आखिर में मुझे कह रहा है, मैंने ईएनटी करने के बाद फ़ौरन आ गया उसका, नीचे आ गया, मैं लिम्फ नोड देखा, सर्वाइकल, फिर एक्सिलरी, फिर आया चेस्ट पे, फिर एब्डोमेन पे, फिर उसके पेरिफेरल एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया। एंड में एग्जामिनर ने कहा कि आपने इसकी एफओसी क्यों नहीं ली, हेड सर्कम। मैंने कहा एक तो सर ऑब्वियसली इसका थैलेसेमिक फेशिस है और अल्दो तो कमांड के हिसाब से एफओसी बनती है, इसकी थोड़ी लार्ज लग रही है, मगर हेमोलाइटिक फेशिस में वैसे भी थोड़ा सा लार्ज होती हैं और एज जो है इस बच्चे की 12 साल है, तो हम इतनी एज में एफओसी नहीं करते हैं। तो आप एक रीज़नेबल कमांड में को अगर आप डिफेंड कर पाते हैं तो आपने कोई चीज़ मिस भी की है तो वो आपको तंग नहीं करेंगे आगे। ठीक है, तो आपका पेशेंट था थैलेसीमिया का। अमूमन थैलेसीमिया में जो कमांड होती है वो एब्डोमेन होती है, डू एब्डोमिनल रिलेवेंट एंड जीपीई होती है, मगर मुझे इसकी कमांड ईएनटी की मिली थी। एक और दोस्त है उसको एक थैलेसीमिक पेशेंट में कमांड मिली थी, डू जीआईटी एंड रिलेवेंट। ठीक, हैविंग द मल्टीपल हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन, डू जीआईटी एंड रिलेवेंट। तो एग्जामिनर उसमें आखिर में उस कैंडिडेट ने बताया कि उसको एग्जामिनर बताया कि इस कमांड का मतलब ये है कि पहले आप पूरा एब्डोमेन करें, फिर उसके रिलेवेंट भी ज़रूर करें जिसमें वेट, हाइट, जीपीई, पीसीएम साइंस एंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थैलेसीमिया। ठीक, एक और कलीग है जिसका एक केस आया था, डू हेड एंड रिलेवेंट। अब वो पेशेंट था मेनिंजल सेक्वेली था या डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ जिसको हम डीबीडी कहते हैं। वो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा था और समझ में उस कलीग को नहीं आया कि ये क्या केस है, तो उनको सिर्फ ये ऑर्डर किया था, डू हेड एंड रिलेवेंट। तो बहरहाल वो हेड में ही फंसा रहा, उसको सीएनएस एग्जामिनेशन नहीं कर पाया क्योंकि एबनॉर्मल बिहेवियर है तो उस हायर फंक्शन एबनॉर्मलिटी तो हो गई इसकी,
क्योंकि वो इन टाइम, प्लेस और पर्सन से वो वाक़फ़ियत नहीं रख रहा है, तो आपने हायर फंक्शन तो असेस कर दिए इंस्पेक्शन में ही। अब आपको मोटर असेसमेंट भी करनी होती है, तो मोटर एग्ज़ामिनेशन भी इसमें इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पेशेंट तो आपको कमांड फ़ॉलो करने वाला था नहीं, वो एब्नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था, तो आप उसको सिर्फ़ टोन देखना था और पावर देखना था और रिफ्लेक्सेस देखने थे। ठीक है? तो पावर तो ऑब्वियसली पेशेंट मूव कर रहा था हाथ-पाँव, तो पावर तो नॉर्मली आप बोलेंगे, मगर उसके टोन और रिफ्लेक्सेस बताना बहुत ज़रूरी है। नेक रिजिडिटी अगर असेस कर सकें तो बहुत ज़रूरी है। प्यूपिल डायलेटेड है या नहीं, इंक्रीज़ आईसीपी है या नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप केस टू केस आप एग्ज़ामिनर के हिसाब से कमांड को ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। ठीक? अब ये हो गई कमांड। कमांड जैसे आपको मिली तो आप कहेंगे थैंक्स, फिर आप अपना फेस और बॉडी टर्न करेंगे टुवर्ड्स द पेशेंट्स अटेंडेंट। अटेंडेंट को ग्रीट करके सलाम करेंगे, सलाम करने के बाद दौरान ही इंट्रो करते रहेंगे। इंट्रो करते-करते आप हैंड वॉश करेंगे। ठीक? आपने हैंड वॉश किया, आपने ग्रीट किया, आपने इंट्रो किया। ठीक, इंट्रो करने के बाद आप उनसे कंसेंट नहीं लेना है, आप इन्फॉर्म करना है, मैं आपके बच्चे का मुआयना करूँगा। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी है, मैं आपके बच्चे का मुआयना करूँगा। आप उनसे पूछना नहीं है, क्या मैं आपके बच्चे का मुआयना करूँ? तो वो पॉसिबिलिटी है, कुछ लोग जो है वो चिढ़ जाते हैं और आपको मना कर सकते हैं। तो बहरहाल आप उनसे सिर्फ़ कहेंगे मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी है, मैं आपके बच्चे का मुआयना करूँगा। उसके बाद आप बच्चे की तरफ मूव होंगे, बच्चे के अकॉर्डिंग टू द कमांड जाएँगे, ठीक? अकॉर्डिंग टू कमांड जाएँगे। अब वो अकॉर्डिंग टू कमांड हर इंडिविजुअल शार्ट केस हम अकॉर्डिंगली प्रेज़ेंट करेंगे। उसको कैसे प्रेज़ेंट करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, वीडियोज़ आपको लिंक प्रीवियस पे वीडियोज़ में मैंने भेजे हैं, दोबारा भी भेज दूँगा, इसमें भी कॉपी पेस्ट कर दूँगा। आप वीडियोज़ को बार-बार देखें, उसी ऑथर की, उस्मान राशिद की, उसी ऑथर की बुक है शार्ट केसेस की, पीडियाट्रिक बूटी या उस्मान राशिद के नाम से, उसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी क्लास की है। आप डिस्क्रिप्शन को रट लें। शार्ट केसेस जैसे ही कंप्लीट करें, आपकी डिस्क्रिप्शन रट लें। जितने भी देखें मरसमस वाले पेशेंट हैं, उनकी सेम फाइंडिंग होती है जैसे उन्होंने लिखी है। जैसे ही जीबीएस वाले पेशेंट्स की सेम फाइंडिंग हो जैसे उन्होंने डिस्क्राइब की है। 90% ऑफ केसेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ फोटोकॉपी ऑफ द रियल पेशेंट्स। उसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन होती है, वो आप ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं, मगर जब आपको उसका मेमोराइज होगा डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन आप रोज़ इसको रिवाइज करें शीशे के आगे। शीशे के आगे बैठ के अपने आप को सुनें, अपने आप को देखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, क्या आपकी वर्बल लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, साउंड, पिच, पोस्चर और हर चीज़ आपकी प्रोफ़ेशनल लुक में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है? जब हर चीज़ आपकी लुक प्रोफ़ेशनल में आ रही है, तो आपकी वीडियो आपने देख लिया, शॉर्ट केस आपने प्रैक्टिस कर लिया, डिस्क्रिप्शन में आप अपने आप को खुद ही असेस कर रहे हो। उसके बाद आप मेरे ख़्याल में तो फ़ेल नहीं हो सकते। थ्योरी तो बाद की बात है, थ्योरी आप लोगों को आती है, थ्योरी आप क्लियर करके आए हैं। ठीक है? examiners want to check your skills. तो clinical examination is the clinical assessment, not theoretical knowledge. तो हम क्या करते हैं, हम theoretical चीज़ों में फंसे रहते हैं। भाई यार फलां बेड पे जो केस पड़ा हुआ है उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका डीटी क्या बनेगी, हम फाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, हम उसकी डीटी में बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे भाइयों, डीटी बहुत सिंपल होती है, वो इतना बड़ा मैटर नहीं करती है, उस पे भी हम एक वीडियो बना लेंगे, मगर सबका पहला स्टेप ये ही है कि आपने